हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे आपका चैप्टर थर्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें हमारी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज हो गई थी, बस एक फोर्थ एक्सरसाइज बची है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी फोर्थ एक्सरसाइज को। अब देखो, इस एक्सरसाइज में ना हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में है कि गिवन वेक्टर्स को आप डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो है कब कहते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखो कि हमने जो है कुछ वेक्टर्स लिए x1 x2 अप टू xn। ये मैंने क्या लिए, कुछ वेक्टर्स लिए। इसी तरह से मैंने जो है कुछ कांस्टेंट्स भी लिए। कहाँ तक कि मैंने n कांस्टेंट ले लिए। n अगर मेरे पास वेक्टर थे तो मैंने क्या किया, n जो है कांस्टेंट ले लिए। अब मैंने इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन कि c1 x1 c2 x2 और इसी तरह से हम कहाँ तक गए, cn xn तक गए इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर आप ये x1 x2 xn को इंडिपेंडेंट कब कहोगे, जब आपने यहाँ पर हर एक कांस्टेंट की वैल्यू को किसके इक्वल लिया, 0 के इक्वल लिया। मतलब कि इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी बनेगा जब आप सभी कांस्टेंट को 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। कि हर एक वेक्टर को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तभी इनकी वैल्यूज़ जो है मेरे पास क्या आई, 0 0 आई, जिसकी वजह से मेरे पास आंसर क्या बना, 0 बना। अगर मैं यहाँ पर c1 c2 cn की कुछ और वैल्यू लेती तो मेरे पास जो इनका लीनियर सम है वो 0 ना आता। तो देखो क्या है कि वेक्टर्स आपने लिए, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आपने किया। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आपके पास तब बनता है जब आप सभी कांस्टेंट को 0 लेकर चलेंगे, तो वेक्टर्स आपके पास क्या आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। अब अगर इंडिपेंडेंट ऐसे है तो डिपेंडेंट इसका अपोजिट हो जाए। इसका अपोजिट देखो कैसे होगा कि वहाँ पर तो हमने जो है सभी कांस्टेंट को 0 के इक्वल लिया था। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आप जब इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे कि सभी वेक्टर्स को जो है हमने इस तरह से लिख दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ना आपको सभी कांस्टेंट की वैल्यू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है इनके लीनियर सम को 0 बनाने के लिए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई वेक्टर इस तरह से होगा आपके पास कि एक दूसरे के नेगेटिव साइन के साथ रहेगा कि वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब नेगेटिव साइन देखो है, अगर कहीं पर मान लो 1 है -1 है तो ये वैल्यूज़ खुद ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि आपको 1 को 0 से या -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इनका लीनियर सम 0 बनेगा। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि जब आप दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हो, इंडिपेंडेंट के अंदर तो आपके पास क्या होता है कि आपको सभी कांस्टेंट की वैल्यू को 0 लेकर चलना पड़ता है। लेकिन डिपेंडेंट वेक्टर्स के अंदर आपके पास क्या होगा कि कुछ कांस्टेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। ये ध्यान रखना है कि मान लो आपने 10 कांस्टेंट लिए, 10 में से अगर आप 8 0 ले भी रहे हो तो 2 कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर क्या रहेंगे, नॉन ज़ीरो रहेंगे। तो एक बार थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे था, बस आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इसे देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझने के बाद हमें तो क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन के लिए ये वर्किंग रूल हमारे पास है कि जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है। अब उसके लिए देखो क्या है हमारे पास कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, n स्केलर्स लेकर चलने हैं जो कि हमने क्या दिए, c1 c2 cn, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल लिख देना है, 0 के इक्वल लिख देना है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, अपने इन स्केलर्स की वैल्यू निकाल लोगे। वैल्यू से ही आपको पता चलेगा कि वो किस टाइप के वेक्टर्स हैं। देखो कि अगर इनकी वैल्यूज़ आती हैं 0 तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर इनका क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, देखो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज़ आपके पास ये 0 0 आ रही है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है कि 0 से अलग कोई वैल्यू आ रही है। यानी कि कम से कम एक कांस्टेंट आपके पास नॉन ज़ीरो आएगा तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है।
अगर सभी वैल्यू ज़ीरो आती हैं तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन अगर एक भी वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं और आसानी से। तो देखो, सबसे फर्स्ट आपके पास एग्जांपल कि आपको शो करना है कि ये जो गिवन सेट है ये क्या है, आपके पास इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो क्या करते हैं, चलो फर्स्ट पार्ट अगर हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, दो कॉन्स्टेंट्स ले लिए और इन वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया कि C1 मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 1 2 3 के साथ, देन C2 मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 2 0। और क्या करना है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास के तीन कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर भी आप इसे कैसे लिख देंगे, 0 0 0। अब ये हमारे पास देखिए यहाँ से क्या आएगा, C1 प्लस 2 इंटू C1 प्लस 3 इंटू C1। फिर यहाँ पर हमें प्लस करना है, C2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, 2C2 एक कॉमा हमारे पास और साथ में हमारे पास क्या आएगा, 0। और ये किसके इक्वल आएगा, 0 0 0 के। अब यहाँ से अगर आप इन्हें ऐड कर देते हैं तो ये क्या आएगा, C1 प्लस 2 इंटू C2, 2 टाइम्स C1 प्लस 2 इंटू C2 और साथ में 3 टाइम्स C1 की 0 को आप ऐड करेंगे, सेम ही रहेगा, किसके इक्वल आएगा यहाँ पर, 0 वेक्टर के। अब आप इन वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। अगर फर्स्ट वैल्यू को इक्वेट करते हो तो ये आपके पास यहाँ पर 0 के इक्वल ये आ जाएगा। सेकेंड को इक्वेट करें तो 2C1 2C2 ये इक्वल आएगा 0 के। और अगर थर्ड की बात करें तो 3C1 आ गया 0 के इक्वल। अब देखो यहाँ से आपके पास C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और इस वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर पुट करते हो तो C2 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या आ गए, 0 आ गए। और 0 आ गए तो इसका मतलब क्या है कि जो ये गिवन सेट है हमारे पास वेक्टर्स का, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से कि हेंस द वेक्टर्स 1 2 3 and 2 2 0 are लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाएगा कि इन्हें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। फिर क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यूज़ भी अब यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया, 3 1 -4 और दूसरा वेक्टर हमें दिया है 2 2 एंड -3। अब इन्हें भी हम जो क्या करेंगे यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। कांस्टेंट हमने लिए C1 C2, तो देखो C1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 -4 को, देन C2 से हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 -3 को और इक्वल लिख दिया हमने 0 वेक्टर के। तो ये यहाँ से 3C1 होगा, C1 होगा यहाँ से -4 इंटू C1, देन प्लस में 2 इंटू C2 2 इंटू C2 और ये -3C2 और ये यहाँ पर इक्वल 0 0 0। इसके बाद आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो ये 3C1 प्लस 2C2 हमारे पास आएगी फर्स्ट वैल्यू, देन C1 प्लस 2 इंटू C2 और थर्ड वैल्यू आएगी -4C1 -3C2 और ये इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ से वैल्यूज़ अगर कंपेयर करते हो तो 3C1 प्लस 2C2 इक्वल आएगा 0 के। नेक्स्ट हमारे पास C1 प्लस 2C2 इक्वल आएगा 0 के। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो -4C1 -3C2 ये भी इक्वल आएगा 0 के, राइट। अभी आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई है। इन तीन इक्वेशंस को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड के अंदर आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो C2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर C1 बचेगा और यहाँ पर -3C1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास कि -2C1 होगा 0 के इक्वल, या आप बोल सकते हो कि C1 यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। अब C1 की वैल्यू 0 अगर आप किसी इक्वेशन में भी पुट करते हो तो आपके पास जो है C2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। तो क्योंकि दोनों कांस्टेंट हमारे पास क्या आ गए, 0 आ गए, तो जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा।
तो ये था हमारा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि एक गिवन सेट u v w वेक्टर्स का क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब क्योंकि आपको यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिए तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, 3 कांस्टेंट लेकर चलिए कि लेट अस कंसीडर 3। आप यहाँ पर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और आप जो है यहाँ पर स्केलर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमने जो है ये 3 स्केलर लिए सच दैट C1 से मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वेक्टर को, देन C2 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर सेकंड वेक्टर को, और C3 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर थर्ड वेक्टर को, और इसको इक्वल लिख दिया मैंने यहाँ पर 0 वेक्टर के। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो वहाँ से हमारे पास आएगा C1 प्लस C2 प्लस 2 इंटू C3। सेकेंड वैल्यू हमारे पास आएगी 3C1 माइनस 7C2 प्लस में C3, और थर्ड वैल्यू हमारे पास आएगी 2C1 माइनस 8C2 माइनस C3, और ये यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, 0 0 0 के। यहाँ से वैल्यूज़ कंपेयर करते हो तो क्या आएगा, C1 C2 2C3 इक्वल 0, पास 3C1 माइनस 7C2 प्लस C3 इक्वल 0, और थर्ड हमारे पास 2C1 माइनस 8C2 माइनस C3 इक्वल 0। अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, 3 अननोन है हमारे पास, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से C1 की वैल्यू निकाल के इन दोनों इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। इसे नाम दिया फर्स्ट, इसे नाम दिया सेकंड, और इसे नाम दिया मैंने थर्ड। देखो यहाँ से C1 हमारे पास क्या आएगा, माइनस C2 माइनस 2C3, और इसे मान लो हमने नाम दे दिया स्टार। तो इधर आप क्या लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो जब आप यहाँ पर देखो वैल्यूज़ पुट करोगे आपके पास क्या क्या आएगा, 3 यहाँ पर हमारे पास C1 है, यानी कि माइनस C2 माइनस 2C3, ये माइनस 7C2 प्लस C3 इक्वल 0। यहाँ से हमारे पास माइनस 3C2 माइनस 6C3 माइनस 7C2 और प्लस में C3 इक्वल 0। यानी कि देखो कि माइनस 3C2 है, माइनस 7 है, तो ये माइनस 10C2 हो जाएगा, और ये माइनस 6 है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो ये माइनस 5 हमारे पास C3 इक्वल 0 ये आ जाएगा। अब देखो इसी वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करते हो थर्ड इक्वेशन के अंदर, कि C1 की वैल्यू को हमने जो है यहाँ पर थर्ड के अंदर पुट किया, तो ये 2 इंटू C1 है, यानी कि माइनस C2 माइनस 2C3 यहाँ पर आएगा, माइनस 8C2 माइनस C3 इक्वल 0, तो ये माइनस 2C2 माइनस 4C3 माइनस 8C2 माइनस C3 इक्वल 0। तो देखो यहाँ से भी ना हमारे पास क्या होगा कि सेम ही इक्वेशन आएगी। अब सेम ही इक्वेशन आ रही है तो इसका मतलब देखिए क्या होता है कि जो ये स्केलर्स है ना ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, दोनों में से किसी को भी सॉल्व करोगे तो 2C2 प्लस में C3 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, या C2 को आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, माइनस C3 बाय में 2, राइट, कि एक स्केलर जो है आपका दूसरे स्केलर की फॉर्म में आया है। अब इस C2 की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करते हैं तो C1 यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में देखो C2 था तो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास C3 रहेगा, डिवाइड में 2 रहेगा, और माइनस 2 साथ में C3, तो ये C3 आपके पास पॉजिटिव बाय 2, ये माइनस 2C3, तो यहाँ से आपके पास देखिए माइनस 4C3 बाय 2, ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 बाय में 2C3। देखो C2 की वैल्यू आपके पास ये आई है, C1 की वैल्यू आपके पास आई है माइनस 3 बाय 2C3। अब आप यहाँ पर C3 की जितनी भी वैल्यूज़ देंगे उतने ही आपके पास C2 की और C1 की भी वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि C3 की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपकी C2 की और C1 की जो है क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर स्केलर्स इस तरह से यहाँ पर आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो वेक्टर्स भी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर इन स्केलर्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0 आती
तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे एक स्केलर की आप वैल्यू रखोगे उससे दूसरे की वैल्यू आएगी, उससे तीसरे की वैल्यू आएगी, और उस एक स्केलर की जैसे यहाँ पर C3 है, C3 की आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ रख सकते हैं, जिससे C2 और C1 की भी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो गिवन वेक्टर्स हैं वो गिवन वेक्टर्स कैसे हैं, डिपेंडेंट है। तो ये देखिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन थे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर के। अब यहाँ पर एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल थर्ड है कि आपको प्रूव करना है ये सेट हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्योंकि आपको 3 वेक्टर्स दिए तो क्या करोगे, यहाँ पर 3 कांस्टेंट लेकर चलोगे, इन तीनों कांस्टेंट को जो है इनसे मल्टीप्लाई करोगे। C2 से हमने जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई किया सेकंड को, देन C3 से हमने जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई किया थर्ड को, इक्वल यहाँ पर हमने लिखा 0 0 0। उसके बाद क्या करना है, इन्हें ऐड करना है, तो आपके पास आएगा C1 माइनस C3, क्योंकि ये वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। देन हमारे पास आएगा 2C1, यहाँ से हमारे पास आएगा 3C2 और C3 यहाँ से 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट में अगर आप देखो तो C2 आएगा, C3 यहाँ पर आएगा, और ये किसके इक्वल आएंगे हमारे पास 0 0 0 के। कंपेयर करते हो तो C1 माइनस C3 0 आएगा, 2C1 प्लस में 3C2 इक्वल आएगा 0 के, और यहाँ से आपके पास ये C2 प्लस में C3 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से देखो C1 किसके इक्वल आ गया, C3 के इक्वल आ गया, तो इस वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं। तो ये 2C3 प्लस में 3C2 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ गए। अब आपके पास यहाँ पर देखिए एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है C2 C3 में, इनसे अगर आप C2 C3 की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। अब इसे हम चलिए यहाँ पर नाम दे देते हैं फर्स्ट, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर बोल देते हैं सेकंड, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं थर्ड। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, देखो करना कैसे है। चलो C2 को हमें एलिमिनेट करना है, तो इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास देखो कि 3C2 आएगा, 3C3 आएगा इक्वल 0, और यहाँ से 3C2 प्लस में 2C3 इक्वल 0, और हम इन्हें क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और C3 यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। अब C3 0 आ गया, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड C2 हमारे पास 0 आ जाएगा, और C2 0 आते ही देखो कि C1 भी क्योंकि C3 के इक्वल था, तो इधर सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट C1 भी क्या आ जाएगा, 0। अब C3 भी 0, C2 भी 0, C1 भी 0, सभी कांस्टेंट 0 हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब देखो एक ये फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास है कि आपको जो है P की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, कि ये तीनों वेक्टर्स आपके पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखो इन तीनों वेक्टर्स को ना मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इन्हें जो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 3 0 और P आ जाएगा, क्योंकि P की वैल्यू निकालनी है और गिवन क्या है कि ये डिपेंडेंट है। अब देखो डिपेंडेंट में हमारे पास क्या होता है कि अगर आप इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हो तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। कब, जब ये वेक्टर्स कैसे होते हैं, आपके पास डिपेंडेंट होते हैं। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता ही है, राइट। देखो कि हम यहाँ पर अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये 1 2 3 है, -1 4 0, और ये 3 0 P, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब आप इसे किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लो मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर रही हूँ, तो 1 मेरे पास है, यहाँ पर देखो 4 × P आपके पास आएगा, और माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, देन नेगेटिव साइन -1, फिर उसके बाद 2 को जब आप P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2P, नेगेटिव साइन 3 को 0 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया, और प्लस में 3 × 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, देन नेगेटिव साइन 3 को 4 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये 12 आएगा, ये 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4P, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को 2P से मल्टीप्लाई करोगे ये 2P, और यहाँ पर आप 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इक्वल 0।
तो ये 6p इक्वल आ जाएगा 36 के, और p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 6 एग्जाम्पल भी है जहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है। उधर भी आपको गिवन है कि डिपेंडेंट है आपके गिवन वेक्टर्स। तो क्या करोगे, मैट्रिक्स लिखोगे, डिटर्मिनेंट आप वहाँ पर निकाल लोगे और उसे 0 के इक्वल पुट कर दोगे, तो वो आपके पास k का आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बस इसमें एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो है हमारे पास क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन तो आसानी से हो ही जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कि ये कैसे हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।